नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज तो सबसे महत्वपूर्ण विषय था दिन भर राम मंदिर में जो लोग कुछ विघ्न डालने का काम करते हैं। ये शुरू से कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, हर जगह शुभ काम में विघ्न डालने वाले होते हैं। कोई नए लोग नहीं। पहले भी आपने सुना था कि ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को दिया था। वो अभी युवा अवस्था में थे। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि भाई, हमारा यज्ञ राक्षस गण पूरा नहीं करने देते, विघ्न डाल देते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो, ये हमारे बच्चे कुछ उन राक्षसों से या असुरी शक्तियों से लड़ेंगे और आपका यज्ञ को संपन्न कराएंगे। तो ये असुरी शक्तियां पहले से है। जब से धरती का निर्माण हुआ है तो समुद्र मंथन में से विष और अमृत दोनों मिला था। उस विष को पी करके भोलेनाथ नीलकंठ हो गए और बिना विष पिए ही राहु को शीश कटाना पड़ा। वो पहले से है। तो ये सबको पता है कि असुरी शक्तियां हमेशा शुभ काम में अड़ंगा लगाती हैं। अगर वो कोई अड़ंगा न लगाए तो फिर वो शुभ काम का शुभ मुहूर्त या शुभ जैसा कुछ लगता नहीं। मैं भी अब हैरान था। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के इस भव्य राम मंदिर निर्माण पर जो सैकड़ों साल समाज से लेकर के अदालत तक, दर्शकों पर गोली चलवाने से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के अस्तित्व को नकारने तक पर जो शक्तियां आ गई, वो चूक कैसे हैं चिंता होने लगी। लेकिन वो चूक नहीं थी, वो मौके की तलाश में थी। लोगों को बरगलाने के नए नए स्वांग रच रही थी, कुछ ना कुछ कर रही थी। आज उन्हें एक बेबुनियाद मौका मिला जिसमें वो तकनीकी की अर्ध सत्य बोल के लोगों को बरगलाना चाहते हैं। आपको पता है, महाभारत में भी अर्ध सत्य या सत्य को पूरा न सुनना और बोलना से बहुत बड़ा कांड हो गया था। उसका एक बड़ा उदाहरण है कि अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। अब यही सुनकर के अश्वस्थामा के पिता गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य जी अपना अस्त्र शस्त्र रख दिए, क्योंकि वो अगर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होते तो उनका कोई भी शिष्य उनका वध नहीं कर सकता था। उनका सक्षम भी नहीं थे। गुरु का ज्ञान है, गुरु का सम्मान है, लेकिन उनको युद्ध भूमि से हटाना भी था। तो उस वक्त भी ऐसे अर्ध सत्य बोल करके पूरी महाभारत को पलट दी गई थी। तो वैसे असुरी शक्तियां हैं अभी भी हमारे देश में और वो अपना विघ्न डालती रहती हैं। खैर, राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के उस भव्य मंदिर निर्माण के जब तक निर्माण न हो जाए तब तक इन असुरी शक्तियों का कुछ भी नहीं होने वाला है, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। वो निर्बाध निर्विवाद रूप से चलता रहेगा। आज बात बड़ा महत्वपूर्ण है। आज बात राजनीति में जो चिराग लोग हैं या जो चिराग की राजनीति है उस पर चर्चा करते हैं। अब चिराग नाम रखा तो आपको सीधा सीधा चिराग पासवान याद आता होगा। आज की बात कहने का उद्देश्य तो चिराग पासवान के हश्र से ही मिला है, लेकिन मेरा बात सिर्फ अकेले चिराग पर नहीं होगा। मेरा बात उस नाम चिराग से नहीं है कि उसका नाम चिराग पासवान है। आप किसी का नाम सूर्य हो तो मैं अगर उस सूर्य की भी बात करूं, मतलब ये नहीं कि आप इस सूर्य की बात कर रहे हैं। तो चिराग जो चश्मे चिराग होते हैं ना, घर के चिराग, कुल चिराग, वारिश, वो लोग पर आज मेरा बात है। दो लाइन अब इस चिराग पर करते हैं जिनका नाम चिराग पासवान है। राम बिलाजी एक संघर्षशील नेता थे, नो डाउट, प्रणाम है उनको। उन्होंने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने
पूर्वानुमान लगाने की शक्ति पर, क्षमता पर अब तक सरकार बनाए। और वो शपथ लेते थे तो ये नहीं कहते थे कि मैं रामविलास पासवान भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित संघ के मंत्री के रूप में अपने जिम्मेवारियों की शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, या गोपनीयता की मैं रामविलास पासवान ईश्वर की या भारतीय संविधान की जो करते होंगे भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं कि जो भी कोई मेरे संज्ञान में लाया जाएगा तब तक जब तक जरूरी ना हो किसी के सामने उजागर नहीं करूंगा। उसके साथ तो एक और उसके पहले शपथ लेते थे चुनाव लड़ने से पहले कि मैं रामविलास पासवान इस बात की शपथ लेता हूँ उस आवास में अपने पूरे पासवान समाज को हाजिर नाजिर मानते हुए कि सरकार चाहे जिसकी बने मैं मंत्री जरूर बनूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पूर्वानुमान की शक्ति है, राजनीतिक हवा पहचानने की क्षमता है और मैं पहचान लेता हूं कि सरकार यूपीए की बनेगी कि एनडीए। सरकार यूपीए की बनेगी, मंत्री तभी मुझे बनना है। सरकार एनडीए की बनेगी, मंत्री तभी मुझे, मतलब वाम पंथ की सरकार हो, दक्षिण पंथ की सरकार हो, पूर्व पंथ की सरकार हो, पश्चिम पंथ की सरकार हो, रामविलास पासवान को मंत्री रहना है। खैर ये बीइंग ए पॉलिटिशियन ये कोई अवगुण नहीं है भाई, उनमें ये दक्षता थी और वो करती थी, इसमें कहाँ कोई अवगुण। ठीक है, उनकी अपनी राजनीति थी। खैर उनके संघर्ष को सलाम है, उनके संघर्ष पर कोई अल्प विराम अर्ध विराम जैसा या कोई डाउट भी नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है। लेकिन कहाँ है पहले जान लीजिए, ये जो राजनीति में लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, संप्रदाय और समुदाय के नाम पर राजनीति करते हैं और जब राजनीतिक रेवड़ी बांटने का मौका आता है तो अपनों में ही बांट देते हैं। अपने यहाँ कहावत दादी का अंधा रेवड़ी बांटे घुम घुम अपने को दे, मतलब एक अंधे आदमी को रेवड़ी बांटने की जिम्मेदारी मिल गई, घूम घूम तो अपने घर में बांट रहा था, बाहर जा ही नहीं रहा। तो ये राजनीति की जो अंधापन है समाज में कि वो अंधे के हाथ में बटेर लगा हुआ है और वो जातीय उन्माद फैला के, धार्मिक उन्माद फैला के, क्षेत्रीय उन्माद फैला करके राजनीति में मुकाम हासिल कर लिया और अब उसे कुछ चीज बांटने का मौका मिला है, बांटने की शक्ति मिली है, तो वो अपनों में ही बांट रहा है। उदाहरण में अभी जैसे चिराग पासवान की बात हो रही है तो चिरागे की बात करते हैं। चिराग के पूज्य पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने मेहनत से पार्टी खड़ा किए, मंत्री बने। अब जब उनको अपने जाति पर या राजनीतिक क्षमता पर सीट मिली तो उन्होंने किनको सीट दिया? अपने पुत्र रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को, अपने भाई पशुपतिनाथ पारस को, अपने भतीजा प्रिंस सिंह को, अपना एक उनका और थे जिनका देहांत हो गया रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान को, जिनका देहांत हो गया अभी कोरोना काल में। मतलब वो सब सीटें जितना अपने घर के लोग थे और बाकी जो बचता था वो मजबूरी में बाहर देते थे, क्योंकि परिवार में नहीं था ना कोई जिसको चुनाव में लड़वाते। स्थिति ये थी कि भाई जब आप अपना घर में बांटेंगे तो घर में एक आँख की शर्म होती है, एक लिहाज होता है। अब जैसे कितना मालूम मेरा बेटा कलेक्टर हो जाए तो जब मेरे रूम में आएगा तो मैं अपने बिस्तर से खड़ा नहीं रहूंगा, उसके लिए कुर्सी नहीं न छोड़ूंगा कि अब बेटा आ गया, आएगा अपने घर में जैसे आता है जाता है, क्योंकि मेरे लिए वो कलेक्टर नहीं, मेरे लिए मेरा बेटा है। उसी तरह से आदमी कितना हो बड़ा हो जाए तो घर में बच्चा ही है ना, अगर उसका बाप उसके सामने है, माँ भाई, बड़े भाई, चाचा, ताऊ, दाया, बाबा, ये सब हो तो ये हमारी हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। बड़ा बड़ा ही है, आप ईश्वर करे आप खूब बड़े हों, लेकिन आप अपने घर में बड़े नहीं, अपने घर में आप बच्चे ही हैं जिन्होंने आपको गोद में खिलाया है, लालन पालन किया है, वो आपका बड़ा ही है। रामविलास जी बड़े भाई थे तो पशुपतिनाथ पारस, रामचंद्र पासवान, प्रिंस, ये सब लोग उनके आदेश पालक थे या उनका इज्जत करते थे, उनके आदेश का पालन करते थे। एक तो उनकी अपनी राजनीतिक शक्ति थी, उनकी खुद की बनाई पार्टी थी, इस वजह से वो सर्वेसर्वा थे। लेकिन अब चूंकि अनफॉर्चुनेट रामविलास पासवान अब नहीं रहे, ईश्वर उनको अपने सिर चौड़े में पनाह दे। जो आया है वो जाएगा, ये शाश्वत सत्य है। कोई थोड़ा पहले जाता है, कोई थोड़ा बाद में जाता है, अफसोस तो सभी के लिए होता है। परमानेंट तो यहाँ कोई भी नहीं है।
रामविलास जी का इस बात का अफसोस है, लेकिन शाश्वत सत्य है कि जो भी है वो जाएगा, तो उनका भी जाना एक सुनिश्चित स्थिति थी। अब वो चले गए। अब चले गए तो राजनीति की बागडोर चिराग पासवान अपने हाथ में ले लिया, ऐसे जैसे पिता की वसीयत हो और वो स्वाभाविक रूप से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में या हिंदू मैरिज एक्ट में या कानून में लीगल हायर के रूप में पुत्र को ही जाता है और पत्नी को जाता है। राजनीतिक पार्टी है, ये प्रॉपर्टी नहीं है कि लीगल हायर आप है आपको चला जाएगा। आपको साबित करना पड़ता है अपने आप को कि हाँ हम इस लायक थे। हमारा पूरा महाभारत इसी में लग गया कि दुर्योधन बड़ा या युधिष्ठिर बड़ा, यही में बड़ा लगा कि आयु से जो बड़ा है वो माना जाएगा या पर्सनालिटी से जो बड़ा है वो माना जाएगा। स्वाभाविक दावेदारी किसकी है? हम उस देश में हैं जिसमें राजा भरत ने अपने उत्तराधिकारी को अपने भरत वंशों में से नहीं चुना, वो एक योग्य पुरुष को चुने जो कहा कि नहीं ये हमारे राज्य का उत्तराधिकारी है, मेरा अपने बेटे इस योग्य नहीं। हम उस देश के नागरिक हैं, उस देश में वास करते हैं। खैर राजनीति में लोग अपना देखते हैं, उन्हें ये नहीं देखता कि स्थिति किसकी है, क्षमता किस में है। चिराग पासवान आए। चिराग पासवान अपने लापरवाहियों की वजह से, राजनीतिक अनुभवहीनता के वजह से, दूसरों के बहकावे में आ जाना और अपना भला बुरा और अपनी हैसियत ना पहचानने की अक्षमता से बड़ी ऊंची बोल गए। पूरे चुनाव में वो उस आदमी के लिए हल्के शब्द का प्रयोग किए जिनके लिए उनके पूज्य पिताजी भी बड़ा सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार जी की राजनीति का मैं बिल्कुल घोर विरोधी हूँ, मैं उनकी राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन मेरी आयु और नीतीश जी की आयु में इतना अंतर है कि मैं नीतीश जी को अरे नीतीशवा, नीतीश तेरे को जेल में डाल दूंगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। मेरे से उम्र में बड़े हैं नीतीश जी, एक पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद सदस्य रह चुके हैं, जनता ने अपना आशीर्वाद दे करके उनको संसद और विधायक बनाया हुआ है। और मैं कौन? कुछ भी नहीं, मेरी कोई औकात नहीं। अभी मैंने अपने आप को प्रूव नहीं किया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि प्रधानमंत्री बनूंगा। आज की तारीख में मैं उनके सामने उनका बैग उठाने पर मेरी हैसियत नहीं है। इस बात को मुझे समझना चाहिए और नीतीश जी के लिए आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने राजनीतिक क्षमता से, सेवा भावना से कल नीतीश जी को अपने से छोटा साबित करूँगा, चलेगा। मोदी जी अपने मेहनत से आडवाणी जी के ऊपर निकल गए ना, अटल जी के ऊपर निकल गए ना, तो ये बात आप अपने मेहनत से बिहार की जनता का दिल जीत करके अपना काम दिखा करके करिए। उसके बाद नीतीश कुमार को जेल भेजिए ना। मैं फांसी लगे किसने मना किया? पहले आप सैया भय कोतवाल तो हुई, तब ना आप किसी को सजा देंगे। खैर चिराग जी को ये बात समझ में नहीं आई कि इतनी ऊंची और इतनी बाकी बातें नहीं करनी चाहिए। खैर कई बार होता है कि आदमी चुनाव में कुछ बोल जाता है, उसके बाद हमारी एक परंपरा रही है, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है कि जिस दिन चुनाव समाप्त हुआ, अंतिम मतदान हुआ और मतपेटी या ईवीएम क्लोज हो गया, तब उसके बाद चुनाव नहीं होगा, परिणाम का इंतजार कीजिए। तो कुछ लोग सार्वजनिक सोशल मीडिया से, समाचार चैनल पर आकर के क्षमा मांग लेते हैं कि मैं अपने विरोधियों को अगर राजनीति के चुनावी माहौल में कुछ बातें कहा है, वो चुनावी था, मेरे दिल में उनके लिए बड़ा सम्मान है, मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने देखा है, मैं नाम नहीं रखूँगा क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का बात है, बहुत ऊँचा। मैं कहूँगा तो लोगों को भरोसा नहीं होगा कि बेमतलब कह रहा है, क्या ऐसे जगह पर होगा। लेकिन मैंने देखा कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बहुत बड़ी मतलब हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी, चुनाव बाद एक अपने से बहुत कम छोटे हैसियत के आदमी के घर अचानक आ गए। थोड़ा सुरक्षा के कुछ लोग आए साथ में, अचानक आ गए और बाहर हम लोग भूजा खा रहे थे और उसी वक्त पहुंचे। देख करके हम सब लोग खड़े हो गए, दंग रह गए। मैंने पाँव छुआ, वो भी मिले उन्हें हाथ, और तो हम लोग बाहर हट गए कि वो लोग अंदर जाएंगे, बात करेंगे। नहीं, कोई गुप्त बात नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं, तुम लोग भी रहो। तो हम लोग कहा नहीं, हमारे नहीं रहो, कुछ नहीं है। तुम्हें भी समझना चाहिए ना कि हम किस लिए आए हैं। चाय आया, बोले कि अरे तुम्हारे यहाँ पकौड़ी उकौड़ी खूब बढ़िया बनाओ, मेरे पास समय है, परिणाम आएगा। जाने लगे, मैं देखो ये आए किस लिए थे, मैं समझ में नहीं आया किस लिए आए थे। आए चाय, उनके पास घर में तो कोई चाय की कमी है नहीं, पकौड़ी उनके रसोई में तो ऐसा नहीं रसोईया नहीं बनाता हुआ, भारत सरकार का पैसा भैया, कोई कमी भी नहीं है, कहाँ लिए आए थे।
तो मैं देखा कि जाते जाते जब अपने गाड़ी में बैठने लगे तो उन्होंने बोला जी चुनाव था, जो भी कुछ कहा सुना गया वो एक चुनावी था, आप हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए। उन्होंने बोला ये कहने वाली बात है, आपको आने की जरूरत थी, हम कोई नए आदमी हैं। और हंसी में हमारी तरफ कहा कर इनको समझाइए, ये लोग समझ बच्चे हैं, हमें पता है कि मुद्दे का विरोध होता है, मुद्दे पर तर्क होती है, निजी ना तो हमसे आपको कोई लड़ाई है ना आपसे हमको लड़ाई है। तो जब चले गए तो मैं पूछा कि सर ये क्या हुआ? तो असल में क्या है, कुछ बात मेरे बोला था, वो अखबार में चला, टीवी में चला, वो क्षमा मांग रहे थे। चुनाव में ऐसा हो जा रहा है, आदमी माहौल को देख करके अपने लोगों को सक्रिय करने के लिए, अपने लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए बोल देते हैं कि मैं फलाने को जेल डलवा दूंगा, उसकी हैसियत नहीं मेरे सामने वो कहा जाता है ताकि आपका कार्यकर्ता समझे कि यार मेरा नेता तो उनसे बहुत बड़ा आदमी है। तो ये होता है। अब जब चुनाव हो गया तो सब गिला शिकवा दूर हो गया, हम अपने रास्ते वो अपने रास्ते, ना तो उनके प्रति मेरे मन में कोई मैल है ना ही हमारे प्रति उनके मन में कोई मैल है। दोनों लोग अपना एक दूसरे के प्रति सम्मान करते हुए अपनी अपनी राजनीति करें। चिराग पासवान ने चुनाव बाद भी जब परिणाम पर पत्रकारों ने पूछा तो बोला कि मेरा उद्देश्य तो जनता दल यू को नुकसान पहुंचाना था और मैंने पहुंचा दिया। ये अनुभवहीन था। मैंने उसी दिन कहा था कि चिराग पासवान अनुभवहीन राजनीति। मित्रों, बिहार के जो अभी 3 युवा दिख रहे हैं, मतलब तेज प्रताप, तेजस्वी और चिराग, उनमें मुझे चिराग पासवान सोबर, सुंदर, शालीन और शानदार लगते हैं। मैं चिराग से बहुत बार मिला भी हूँ, बातचीत भी किया है। चिराग पासवान बहुत शालीन बातचीत में लगता है। आपके बात स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि उनके पूज्य पिता आदरणीय रामविलास पासवान साहब से मैं मिला नहीं, इत्तेफाक से मिलना पड़ा, क्योंकि मैं फॉलोअर था आदरणीय रामसुंदर दास साहब, और रामसुंदर दास साहब हाजीपुर से चुनाव लड़ते थे रामविलास पासवान के विरुद्ध। वो दोनों विरोधी गुट के लोग थे, हालांकि दोनों स्वजातीय थे। तो एक जगह मिलवाया, बोला रामविलास साहब हाँ ये राकेश है। अरे हाँ मैं जानता हूँ, दास साहब के बड़े खास आदमी है। अरे क्या बात है, हो तुम बलिया के हो और हाजीपुर में प्रभावित कर रहे हो? तो मैंने उनको अपना बैकग्राउंड बताया कि ये था, मैं मेरी इस पोजीशन की वजह से साहब से परिचय है, और अब चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में मैं जब आया था तो सरदेव चंद्रशेखर जी का ही नाम जानता था और उन्हीं का पता जानता था। और हमको बताया गया था कि अगर दिल्ली में कोई मुसीबत परेशानी हो तो ये 3 नंबर साउथ एवेन्यू लेन में चले जाना और ये फोन पर फोन कर लेना। हमको एक ऐसा नंबर दिया गया था जो सीधे सरदेव चंद्रशेखर जी उठाते हैं। वो नंबर भी तो मेरे पास था। अगर भरोसी में होंगे तो भी ये नंबर है, और अगर दिल्ली में होंगे तो ये नंबर है। वो तो वही मुलाकात हुई, वो सब बात की बात है, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक दो बार रामविलास पासवान जैसे ऐसे समाज में भेंट हुआ, हम लोग भी लुधियाना में रहते हैं। हमने देखा कि उन्होंने पूछा कि ये परमार का क्या मतलब है। मैं बोला सर परमार क्षत्रिय होते हैं, तो परमार क्यों लगाते हो? तो मैं कहा कि क्यों कहना उचित है। 1 सेकंड मिलने लगा। मैं बोला सर एक्चुअली क्या है कि दिल्ली में आया तो देखा कि सब सिंह है। मैं एक कंपनी में मैनेजर था, तो जो हमारे सफाई वाले थे उनका नाम मंगल सिंह था। तो मैं बड़ा आदर सूझा शब्द का, चाचा जी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप सफाई करते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो हम आपको कोई और काम दे देंगे। मैं मैनेजर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप सफाई। तो बोले कि नहीं बाबू, मैं मेरा तो काम ही है, मैं भंगी हूँ और मेरा काम ही सफाई कर्मी हूँ। मैं बोला तो आपका नाम मंगल सिंह क्यों है? नहीं मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, मेरा काम ही है, यही जाति है मेरी। तो मुझे झटका लगा। मैं मेरा नाम मंगल सिंह और काम सफाई, और जात भी आपकी सफाई कर्मी की है। तो रामविलास जी से मैंने कहा कि यहाँ सभी सिंह हैं, तो कहा कि कोई लोग हमको भी उसी सिंह में नाम मिला ले। भाई मैं बड़ा उच्च कुलीन आदमी हूँ मैं, तो इसीलिए मैं अपना नाम राकेश सिंह का परमार लगा लिया। घर में मैं परमार सब नहीं कहलाता, राकेश ही कहलाता। हंसने लगे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक बात देखा कि वो मेरा बड़ा इज्जत कर रहे थे, बड़ा सम्मान दे रहे थे, और कोई आदमी उनके यहाँ क्षत्रिय बिरादरी का, तो बहुत लोग आते थे, क्षत्रिय बिरादरी से संपर्क करवाए। क्षत्रिय बिरादरी मतलब
हमारे बड़े भाई आदरणीय निर्मल सिंह जी को उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत से अगर कोई मुलाकात करवाया था तो रामविलास जी थे। रामविलास जी ने हमारे कार्यक्रम में भैरव सिंह शेखावत, उस वक्त उपराष्ट्रपति थे, बुलाया था, परिचय करे कि देखो ये आपका सही भाई है। मतलब ऐसा उनमें था, वो हर आदमी को उसके हैसियत से इज्जत देते थे। रामविलास पासवान अनोखे थे, वो चिराग पासवान बन नहीं सके। खैर, चिराग की अपनी ये राजनीतिक और भूमिका उसको किया, लेकिन मैं देखता हूं कि चिराग पासवान आखिर जीन तो रामविलास पासवान का ही है। तो चिराग में शालीनता है, उदंडता नहीं है लालू जी के बेटे जैसा, वो चीज नहीं है। बातचीत भी देखता हूँ बड़ी शालीन बात करते हैं। अब पता न क्यों वो चुनाव में नीतीश जी को इतने हल्के शब्दों का प्रयोग किया। मैं अपना मन से बात कहूँ, मैंने समझा कि देश की एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो अभी उफान पे है, उसने नीतीश कुमार को निपटाने के लिए इसको एक मिसाइल बना करके छोड़ दिया है, या एक वायरस छोड़ दिया। जैसे चीन ने कोरोना वायरस छोड़ा, पूरी दुनिया परेशान हो गई। तो मैं समझा कि एक राजनीतिक दल ने इनको वायरस के रूप में छोड़ा कि नीतीश कुमार को संक्रमित करता रहे। और हुआ भी, नीतीश कुमार के पार्टी का ज्यादा नुकसान होता हुआ प्रतीत भी हो रहा था। लेकिन बाद की गतिविधियों में जब देखा कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया और कोई खास अनुकंपित नहीं किया गया, मतलब चिराग पासवान अपने से राजनीति की अनुभवहीनता के तहत ये बड़े बोलापन कर रहे थे। खैर, आप जल में राम मगर से बैर नहीं कर सकते। नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि, अब ये बात किसी नीतीश भक्त के लिए मैं क्षमा मांग लेता हूँ, नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि अगर आपको नीतीश कुमार से दोस्ती है तो शायद नीतीश कुमार आपको भूल जाए, लेकिन अगर नीतीश कुमार से दुश्मनी है तो वो नीतीश कुमार कभी नहीं भूलता। कहा जाता है कि अगर नीतीश कुमार से आपकी दुश्मनी है तो कम से कम आप उनसे होशियार रहे, नहीं तो नीतीश कुमार को जहर देने की जरूरत नहीं, आपको दूध पिला कर मार देंगे। और पोस्टमार्टम में आएगा कि नहीं दूध पिए थे, और दूध पी के आदमी नहीं मरता लेकिन मर सकता है। शुगर वाले आदमी को चीनी डाल के दूध पिला को सालेगा, शुगर बढ़ जाएगा, मर जाएगा। तो रामविलास पासवान स्लो पॉइजन है, राजनीतिक दुश्मनों को ठिकाने लगाने में महारत हासिल है, उनको कईयों को लगा चुके हैं। लालू प्रसाद जैसा महारथी को ठिकाने लगा दिया। आज लालू प्रसाद के छोटे भाई थे, आज राजनीति में बिहार में वो बड़े भाई की हैसियत में है, तो ये बात नीतीश कुमार के तरफ जाता है। खैर, ये बात मैं इसलिए कहना पड़ा कि आज जो उनके पार्टी में विद्रोह हुआ, तो नीतीश कुमार के पार्टी के ललन सिंह जी गए हुए थे बीना सिंह जी के आवास पर, जहां वो पांचों लोग बैठक कर रहे थे। मतलब बैकअप है, बैकिंग है या समर्थन है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसमें नीतीश कुमार के अध्यक्ष का जाना, ललन जी कोई साधारण आदमी नहीं है, वह होना ये साबित करता है कि इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का हाथ है, नीतीश कुमार का साथ है। खैर, बात हो रही थी चिराग के राजनीति और चिरागों के राजनीति। तो ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि रामविलास पासवान जी तो अपने मेहनत से अपनी बगिया सजाए थे, अपना छवि बनाए थे। रामविलास पासवान के छवि को चिराग पासवान भुनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपना कोई जमीन तैयार नहीं किया। अगर वो अपना जमीन तैयार करते, जैसे अखिलेश यादव को बने बनाए मिला था और अखिलेश यादव डगमगाए थे, मैं बात करूंगा, पहले चिराग वाला बात खत्म करूँ। तो चिराग ने अपना नहीं जमा। दूसरा क्या है कि राजनीति में आपको आंख का नाक मुंह सब खोल कर रहना होता है। उनका घर का अपना ही चाचा उनके नीचे से जमीन खींच ली, चटाई खींच लिया, और उनको पता ही नहीं चला। ये राजनीतिक अनुभवहीनता की परिचय है। हो सकता है चिराग पासवान अब इसे उभर के निकले और घबराए ना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया राजनीति निखरेगी उनकी, क्योंकि उनको एक अनुभव हुआ ना कि अपना चाचा भी धोखा दे सकता है। तो इस बात से उनको सिर्फ, हालांकि अखिलेश यादव वाला एपिसोड अगर वो ध्यान से देखते कि उनके चाचा ने उनको पटखनी दे दी, वो तो खैर धोबिया पार्ट के महारथी मुलायम सिंह यादव भी जिंदा है, इसीलिए शिवपाल यादव का चाल दाव नहीं चल सका। नहीं तो अगर मुलायम सिंह नहीं होते, जैसे रामविलास जी नहीं है, तो अखिलेश यादव कहाँ के निपट गए होते। राजनीतिक रूप से वापस मैकेनिकल, वो जो पर्यावरण की इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, उसकी नौकरी का आवेदन कर रहे होते, या वो जो कमा उमा के वो टाइल के नीचे से जो मटेरियल निकाल के ले गए हैं, उससे कुछ सुख भोगते। राजनीति तो खत्म कर देते शिवपाल यादव के। लेकिन चूंकि धोबिया पार्ट के लिए मशहूर मुलायम सिंह
जिंदा हैं और उनका जिंदा होना ही बहुत बात है। बेशक आईसीयू में होते तभी रामचंद्र पासवान या ये पारस जी कुछ करने की सोच नहीं सकते, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो एक खंभा खड़ा था। खैर, चिराग की राजनीति और चिरागों की राजनीति में ये है कि आप लोगों को अगर कोई बड़ा बड़ा फील्ड मिलता है, आप उसको सहारे अपनी राजनीति ना करें, खुद पर करें। लालू प्रसाद के लड़के से मेरा राजनीतिक जुड़ाव हो सकता है, लेकिन वो सड़क पर मेहनत कर रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। तेजस्वी और तेज प्रताप में कम से कम तेजस्वी यादव तो सड़क से लेकर के संसद तक अपना संग्राम कर रहा है। अलग बात है कि उसकी राजनीति हुई है, उसकी पढ़ाई और उदंडता भी हुई है, नहीं तो संघर्ष तो जमीन पर कर रहा है। और संघर्ष जब तक आप नहीं करेंगे, राम लोहिया कह गए थे कि अगर सड़क सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। इसीलिए राजनीति में रहने वाले लोगों को सड़क पर आकर के हंगामा करते रहना चाहिए। हंगामा का मतलब ईंट पत्थर बरसाना ही नहीं है, ट्रैफिक रोकना ही नहीं है, सड़क पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी अपनी बात रखना भी है, क्योंकि जब तक आप सड़क पर नहीं आएंगे संसद में नहीं जाएंगे। और लालू जी का लड़का तेज प्रताप, तेजस्वी में तेज प्रताप तो कम से कम, तेजस्वी तो कम से कम हमको सड़क पर संग्राम करता हुआ प्रतीत होता है। उसकी संग्राम करने का तरीका बेशक मैं पसंद न करूं, लेकिन कर तो रहा है। रामविलास पासवान के पुत्र को भी ये बात सोचनी पड़ेगी। मित्रों, बात चिरागों की राजनीति, जो चिराग के लोग हैं, जो चिराग है राजनीतिक चिराग, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के चिराग, मायावती के चिराग, इन सब लोगों को बने बनाया खीर मिल रहा है तो इन्हें खीर में मीन मेक नहीं निकालना चाहिए, उसमें और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अखिलेश यादव को तो कम से कम मुलायम सिंह जी के जीवन में एक पटकनी मिली, उनको एक दाव मारा गया, वो कुछ सुधरे संभले होंगे और स्वयं अपना नाम और काम बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो जब तक वो चिराग के रूप में रहेंगे, कब चिराग हवा के झोंके से बुझ जाएगा कहा नहीं जा सकता। देश भर में चाहे जितने चिराग हो, जो भी, हालांकि आजकल एक भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके बाकी सबका नेतृत्व चिरागों के पास ही है। दो चार नाम रख लेता हूँ। कांग्रेस का चिराग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी का चिराग अखिलेश यादव, मायावती का चिराग उनका अपना भतीजा, तृणमूल कांग्रेस का चिराग उसका अपना भतीजा अभिषेक बनर्जी, आंध्र प्रदेश वाले चंद्रबाबू नायडू का चिराग उसका बेटा, चंद्रशेखर का चिराग उसका अपना बेटा, तमिलनाडु में करुणानिधि का चिराग स्टालिन, उनमें तो और भी कई चिराग हैं, कनिमोझी से लेकर के और वो तक। मतलब आज देश में जितनी बीजू पटनायक का, नवीन पटनायक, जो राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सब चिरागों के ही सहारे चल रहे हैं। और इन चिरागों को एक मेरा सलाह है कि अगर आप अपने बलबूते पर अपना चिराग नहीं, मशाल नहीं जलाएंगे, तब तक आपका कोई फायदा नहीं है। आप कुछ राजनीति से कमा ले, कुछ दिन तक कुर्सी संभाल ले, वो एक अलग बात है, नहीं तो हम सब लोगों को भृगुमार फुकन याद है, आनंद मोहंती याद है कि वो आए और आसाम की राजनीति में छा गए, लेकिन वो उसको कुछ कर नहीं पाए। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार में 2 सीट दिया था कि हमारे साथ लड़िएगा। जो आदमी छात्र आंदोलन करके पूरे आसाम को हिला देने की क्षमता रखता था, क्योंकि वो अचानक उसको संभाल नहीं पाया, अब आज दूसरे पार्टियों से तालमेल और घालमेल करके 2-1 सीट निकाल रहा है। यही बात कांग्रेस की है, जो पूरे देश पर शासन करती थी, अब क्षेत्रीय दल कहीं 2 सीट देते हैं, कहीं 5 सीट देते हैं, इसलिए कि इन्होंने चिरागों को ही अपना चश्मो चिराग समझा और ये चिराग ही घर के में आग लगा दिए, राजनीति में आग लगा दिए। कहा जाता है ना कि घर में आग लग गई घर के चिराग से, तो ये जितने चिराग राजनीति में हैं, अगर ये खुद मशाल नहीं बनेंगे तो इनसे घर फूकने में टाइम नहीं लगेगा। इन्हें सुरक्षा, आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। लॉकडाउन नेताओं ने अपने मजबूरी में आर्थिक कमाई के लिए किया है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बहुत जरूरी ना हो तो कृपया बाहर ना निकलें, अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री राम।